जादुई बाल और हेयर बैंड का पेड़। एक समय की बात है, सोनाली नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ लखनऊ शहर में रहा करती थी। उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, इसलिए वो अपना खर्चा चलाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। वैसे तो सोनाली दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके सर पर बहुत कम बाल होने की वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे और सारा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करने के बावजूद भी उसे बहुत कम पैसे मिला करते थे। और सोनाली की इस गरीब स्थिति के बारे में उसकी मालकिन बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन वह फिर भी सोनाली के ऊपर जरा भी तरस नहीं खाती थी और उसे सारा दिन ब्यूटी पार्लर में साफ सफाई का काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सोनाली अपना काम खत्म करके अपने घर वापस जा रही होती है। उसी समय रास्ते में उसको अपनी एक दोस्त मायरा मिलती है और वो उससे कहती है, अरे सोनाली, तुम यहाँ? आज तुम कितने दिनों बाद मुझे मिल रही हो? और बताओ, क्या कर रही हो आजकल? बस कुछ खास नहीं, मैं यही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ और अगर तुम्हें भी कुछ करवाना हो तो तुम वहाँ आ सकती हो। मैं अपनी मालकिन से कहकर तुम्हें कुछ डिस्काउंट दिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। और हाँ, एक बात और, मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो दरअसल आज मेरे घर पर मेरा बर्थडे की एक छोटी सी पार्टी है, तो मैंने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया है, इसलिए तुम भी उस पार्टी में जरूर आना, ठीक है? इतना बोलकर मायरा वहाँ से चली जाती है और शाम होते ही सोनाली अपने सिंपल से कपड़े पहनकर पार्टी में चली जाती है। क्योंकि सोनाली बहुत ही गरीब थी, इसलिए उसके पास कोई भी ढंग के कपड़े नहीं थे और वहाँ पार्टी में सभी लड़कियाँ सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर आई हुई थी और सोनाली को इस तरह से पार्टी में देखकर हर कोई उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। उसी समय पार्टी में आई एक लड़की कहती है, अरे ये क्या, इस पार्टी में भिखारियों को भी इनविटेशन कार्ड दिया गया है क्या? लगता है शायद ये खाना मांगने यहाँ पर आई है, लेकिन इस भिखारी को अंदर घुसने किसने दिया? इसे इसी वक्त पार्टी से बाहर निकालो। अरे नहीं नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तो मायरा की दोस्त हूँ और उसने मुझे खुद पार्टी में इनवाइट किया है। सोनाली की ये बातें सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसी समय वो लड़की फिर से कहती है, अरे मायरा, अगर तुझे अपने इस भिखारन दोस्त पर इतना ही तरस आ रहा था तो तू इसे कुछ पैसे दे देती, लेकिन इस तरह से इस भिखारन को हम रईसों के बीच में बुलाकर तूने हम लोगों की बहुत बड़ी बेइज्जती की है। इसलिए अब हम लोग यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो सब लोग मेरे साथ। अपनी दोस्त की इस तरह बेइज्जती होता देख सोनाली चुपचाप वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। और एक दिन सोनाली अपने मालकिन से कहती है, मालकिन, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और पार्लर में आने वाला हर कस्टमर मुझे देखकर यहाँ से चला जाता है, उन्हें मेरा चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता। तो मालकिन, आप मेरे बालों को अपने किसी तेल से ठीक कर दो ना, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे दूंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि ये तेल कितने महंगे आते हैं? और वैसे भी तुझे बालों की क्या जरूरत है? तू जैसी है वैसी रहकर अपना काम कर, समझी? इतना कहकर सोनाली की मालकिन वहाँ से चली जाती है। सोनाली के सर पे से बचे कुचे बाल भी झड़ जाते हैं और वह पूरी तरह से टकली हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं इस तरह बाहर कैसे जाऊंगी? और अगर मैं काम पर नहीं गई तो मालकिन मुझे काम से निकाल देगी, फिर अपने घर का खर्चा कैसे चला पाऊंगी? मेरे सर के तो सारे बाल झड़ गए। और वह रोते हुए एक नदी के पास लगे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हमेशा मुझे ही सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है? अगर मेरे सर पर बाल नहीं है और मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं? क्यों मेरे जैसे गरीब इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है? सोनाली को इस तरह रोता देखकर उस पेड़ में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और वो सोनाली से कहती है, क्या हुआ तुम्हें?
तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सोनाली उस परी को सारी बातें बता देती है और वह परी कहती है, तुम चिंता मत करो सोनाली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर वह परी अपनी छड़ी से पेड़ के ऊपर एक रोशनी डालती है, जिसके बाद उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे हेयर बैंड उग जाते हैं। और यह देखकर सोनाली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वह कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर सुंदर हेयर बैंड है, लेकिन ये इस पेड़ के ऊपर कैसे आया? सोनाली, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि जादुई हेयर बैंड का पेड़ है और तुम इस पेड़ पर से कोई भी एक हेयर बैंड तोड़ सकती हो और उस हेयर बैंड को लगाते ही तुम्हारे सर पर बहुत ही सुंदर और जादुई बाल आ जाएंगे, जो एकदम असली की तरह लगेंगे। फिर तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा और इसे लगाते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। और हाँ, इस जादुई बालों से तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो, यह तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा और हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। सोनाली उस परी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह उस जादुई हेयर बैंड के पेड़ से एक सुंदर सा हेयर बैंड तोड़ लेती है और उसे अपने सर पर लगा लेती है। और जादुई हेयर बैंड सर पर लगाते ही सोनाली के सर पे बहुत ज्यादा सुंदर और सुनहरे बाल आ जाते हैं और उसकी खूबसूरती पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। अपने आप को इतना सुंदर देखकर सोनाली को बहुत अच्छा लगता है और वह उस परी का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती है और वह अपने उस जादुई हेयर बैंड की मदद से अपना खुद का एक पार्लर खोलती है और धीरे धीरे सोनाली का ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। और सोनाली के अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी पार्लर में कस्टमर की लाइन लग जाती है। वहीं सोनाली की मालकिन के पार्लर में अब कोई कस्टमर जाना पसंद नहीं करता था और उसके इसी घमंड की वजह से कुछ ही दिनों में उसका पार्लर बंद हो जाता है और वह रोड पर आ जाती है। वहीं समय के साथ साथ सोनाली बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती है और उसकी जिंदगी में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है और वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। गरीब मेहंदी वाली का लाजवाब लहंगा। एक समय की बात है, अंजलि, शिवानी और ज्योति तीनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी। वे तीनों एक ही गांव में रहते थे और उनका बचपन भी एक साथ ही गुजरा था और वक्त के साथ साथ तीनों ही बड़ी हो जाती है। जहां अंजलि बचपन से ही कपड़ों के अच्छे डिजाइन बनाती थी, वहीं शिवानी भी मेहंदी की बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन लगा देती थी और उन दोनों को देखकर ज्योति के सर पे भी फैशन डिजाइनर का शौक चढ़ जाता है। अरे, मैं बनूंगी एक अच्छी फैशन डिजाइनर। और ये दोनों तो गांव की एक गरीब गवार लड़कियां हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ कि आगे की फैशन डिजाइनर का कोर्स कर सके। ज्योति के पिता एक बिजनेसमैन थे, इसलिए उसके पास बहुत पैसा था और इसी वजह से ज्योति में बचपन से ही बहुत ही ज्यादा घमंड था। और वहीं अंजलि और शिवानी बहुत ही गरीब थे, इसलिए वे लोग अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर नहीं जा सकते थे। वहीं ज्योति शहर जाकर एक बड़े से कॉलेज में फैशन डिजाइनर का कोर्स करने लगती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि की माँ बबीता कहती है, बेटी अंजलि, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मुझे अब तेरे लिए लड़का ढूंढना होगा। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे तो अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। एक अच्छा फैशन डिजाइनर बनना है और शहर जाकर बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं। अरे बेटी, ये सब अमीरों के चोचले हैं, हम गरीबों को ऐसा सपना देखने का हक नहीं है। तेरी दोस्त ज्योति अमीर है, इसलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर गई है, लेकिन तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह तुझे शहर भेज सके। तो क्या हुआ माँ, अगर इंसान के अंदर टैलेंट होना तो वह कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही उधर शिवानी गांव की एक शादी में औरतों को मेहंदी के डिजाइन लगा रही होती है। तभी एक औरत शिवानी से कहती है, अरे वाह शिवानी, तुम तो बहुत अच्छी मेहंदी की डिजाइन लगाती हो। थैंक यू चाची, आपको पता है मुझे मेहंदी के डिजाइन लगाना बहुत अच्छा लगता है। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी और मेरे डिजाइन लाखों में बिकेंगे, लाखों में।
अरे शिवानी, पर उन सब चीजों के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है और तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तभी तो तू चंद पैसों के लिए शादियों में मेहंदी लगाती हुई फिरती है। इसलिए मेरी मान तो तू भी शादी कर ले। कब तक दूसरों की शादियों में मेहंदी लगाती फिरेगी? उन औरतों की ये बातें सुनकर शिवानी को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन जब अंजलि और शिवानी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कहती है, अंजलि, क्या हम जैसे गरीब लोगों के लिए डिजाइनर बनने का सपना देखना पाप है? क्या सिर्फ ज्योति जैसे अमीर लोग ही ये सपना देख सकती है, हम नहीं? ऐसे हिम्मत नहीं हारते शिवानी, देखना एक दिन हम भी अपने सपनों की उड़ान भरेंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर दोनों अपनी मेहनत पर और भी ज्यादा काम करने लगते हैं। जहां अंजलि पुराने कपड़ों को काट काट कर नए डिजाइन बनाने लगती है, वहीं शिवानी भी मेहंदी के नए नए डिजाइन सीखने लगती है और उधर ज्योति भी शहर के कॉलेज में डिजाइनिंग का कोर्स करती है और यहाँ शहर में उसकी नई मॉडल लड़कियां दोस्त बन जाती है, जिस वजह से वो अंजलि और शिवानी को तो पूरी तरह से भूल ही जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और ज्योति का कोर्स पूरा हो जाता है और वो एक फैशन डिजाइनर बन जाती है और शहर के एक बड़ी सी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। वहीं अंजलि की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है, जहाँ डॉक्टर उससे कहते हैं, आपकी माँ की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, इसलिए इनके ऑपरेशन के लिए आपको जल्द से जल्द 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, वरना इनकी जान बचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। 5 लाख? पर डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? देखिए, इनमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको अपनी माँ की जान बचाने के लिए 5 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा। यह सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं ज्योति एक फैशन शो के लिए अपने फ्रेंड का लहंगा डिजाइन करने लगती है, लेकिन ज्योति के अंदर टैलेंट से ज्यादा पैसों का घमंड था, इसलिए उसका किसी भी काम में इतना मन नहीं लगता था। और उसके इस डिजाइन को देखकर उसके बॉस महेश भाटिया कहते हैं, ये तुमने क्या डिजाइन बनाया है? ऐसे डिजाइन तो पुराने जमाने में भी नहीं चलते थे। मुझे अपने शो के लिए एक ब्रांडेड और यूनिक डिजाइन चाहिए, इसलिए तुम अपने काम पर सही से ध्यान दो। ये सुनकर ज्योति मुश्किल में पड़ जाती है और कहती है, अरे अब मैं इस शो के लिए नए नए डिजाइन कहाँ से लाऊं? मेरे दिमाग में तो इस समय कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, कुछ दिनों के लिए गाँव चली जाती हूँ, मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर वापस आकर ड्रेस डिजाइन कर लूंगी। इतना बोलकर ज्योति वापस अपने गांव जाने की सोचती है, लेकिन ज्योति अब पहले से ज्यादा मॉडल हो गई थी। उसने अपने शरीर पर कई जगह टैटू बनवा लिए थे और वह गांव पहुंचते ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूमने लगती है, जहां हर कोई उसको देख रहा होता है। अरे ये गांव के गवार लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्होंने कभी लड़की ही नहीं देखी। अरे मुझे तो घिन आती है इन लोगों से। वहीं ज्योति के घर आने की खबर सुनकर अंजलि और शिवानी उससे मिलने जाती है। अरे ज्योति, कैसी है तू? और तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तू शहर से वापस आ रही है? हम तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाते ना। तुम लोगों को बताकर भी क्या फायदा? तुम लोग कौन सा मुझे एरोप्लेन से लेने आते? अच्छा तो छोड़ ये सब बातें और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, क्योंकि शहर के बड़े से डिजाइनर कंपनी में मैं काम करती हूँ और महीनों का लाखों कमाती हूँ। अरे वाह, फिर तो तेरी लाइफ सेट है यार। अच्छा ज्योति, मैंने भी एक लहंगे का बहुत ही सुंदर मॉडर्न डिजाइन बनाया है। तुमने? वो भी मॉडर्न डिजाइन? तुम्हें पता भी है मॉडर्न किसे कहते हैं? और शिवानी, तू अभी भी तुम घिसी पिटी मेहंदी लगाती होगी ना? हाँ तो? अरे तुम लोगों को पता है कि आजकल मेहंदी का जमाना नहीं बल्कि टैटू का जमाना है, टैटू का। ये देखो, मैंने इतने सारे टैटू बनवा रखे हैं। इस तरह ज्योति उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाती है और उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बचपन की दोस्त जब हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी अंजलि अपने द्वारा सिले हुए लहंगे को ज्योति को दिखाती है और कहती है, ज्योति जरा बताओ तो कैसा लग रहा है ये? क्या तुम हमारे इस लहंगे के डिजाइन को शहर ले जाकर अपने बॉस को दिखाओगी? क्योंकि मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। वही लहंगे का डिजाइन देखकर ज्योति हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है,
अरे ये गांव के गोबर अंजलि इतने अच्छे डिजाइन कैसे बना सकती है, और वो भी एकदम न्यू डिजाइन। उसी समय अंजलि फिर से कहती है, क्या हुआ ज्योति, तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें पता है इसके ऊपर का डिजाइन शिवानी ने बनाया है और नीचे का डिजाइन मैंने। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर शिवानी और अंजलि दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इस लहंगे के डिजाइन को देखकर शहर में उसकी भी अच्छी नौकरी लग जाएगी। लेकिन ज्योति के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो उस लहंगे को अपने बॉस के पास लेकर जाती है और कहती है, सर ये देखिए, इस वाले लहंगे का डिजाइन देखिए कैसा लग रहा है। इस लहंगे को मैंने बनाया है। उस लहंगे के डिजाइन को देखकर उसका बॉस कहता है, अरे वाह, यही डिजाइन तो चाहिए था मुझे। अब इस फैशन शो में यही बनेगा मेरा असली ब्रांड। यह सब करके ज्योति को जो चाहिए था वो तो उसको मिल जाता है। लेकिन गांव में अंजलि और शिवानी ज्योति के फोन का इंतजार करते हैं। अरे पता नहीं क्यों ज्योति ने कॉल ही नहीं किया। चलो मैं उसे एक बार कॉल करके देखती हूँ। इस तरह अंजलि ज्योति को फोन करती है, लेकिन ज्योति अंजलि का फोन नहीं उठाती है। उसी समय शिवानी कहती है, अंजलि इसका कोई फायदा नहीं है, ज्योति हमें पूरी तरह से भूल चुकी है। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे लहंगे का डिजाइन लेकर गई है। अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो हम भी शहर चलते हैं। अंजलि और शिवानी पैसा मिलाकर शहर जाने की तैयारी करने लगती है और कुछ ही दिनों में वे लोग शहर पहुंच जाते हैं और ज्योति की बताई हुई कंपनी को ढूंढने लगती है, क्योंकि बातों ही बातों में ज्योति ने उन दोनों को अपनी कंपनी का नाम बता दिया था। तभी वह एक बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे हाँ शायद यही बिल्डिंग है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं और वह देखते हैं कि ज्योति उनके लहंगे के जैसे एक और लहंगा बनाने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय अंजलि कहती है, अरे ज्योति यह तो मेरा बनाया हुआ लहंगा है। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया और यहाँ बैठकर आराम से मेरे लहंगे की कॉपी तैयार कर रही हो। अरे तुम जैसे गांव के गवार लोगों के अंदर इतना टैलेंट कहाँ जो ऐसा लहंगा का डिजाइन बना सके, इसलिए ये लहंगा मैंने डिजाइन किया है, समझी। इतना कहकर वो तीनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। उसी बीच उसका बॉस आकर कहता है, देखो मुझे नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसलिए इस बात को साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कल यहाँ पर एक फैशन शो है, इसलिए तुम दोनों फिर से एक लहंगा का डिजाइन तैयार करो और अपने मॉडल के साथ कल यहाँ आ जाना, उससे अपने आप सच सामने आ जाएगा। यह सुनकर शिवानी कहती है, हम इतनी जल्दी लहंगा डिजाइन कैसे बना पाएंगे अंजलि। हिम्मत मत हारो शिवानी, हमें कोशिश करनी होगी, वरना वो ज्योति हम लोगों को झूठा साबित कर देगी। इतना कहकर अंजलि और शिवानी पूरी रात बैठकर लहंगा डिजाइन करने लगती है और सुबह तक लहंगा पूरी तरह से तैयार हो जाता है और मॉडल के बदले अंजलि उस लहंगे को पहनकर ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन उसी समय एक आदमी हाथ में ब्लेड लिए हुए अंजलि के बगल से गुजरता है, जिसकी वजह से अंजलि का लहंगा कई जगह से कट जाता है और यह काम भी ज्योति नहीं करवाया था। अब आया ना मजा, चली थी मुझसे बराबरी करने। हम हार गए शिवानी, तो सही कहती थी, हम गरीबों को सपने देखने का कोई हक नहीं है। अंजलि तू चिंता मत कर, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तेरे कटे हुए लहंगे पर मेहंदी से बहुत सुंदर डिजाइन बना देती हूँ। इतना कहकर शिवानी अंजलि के शरीर पर मेहंदी से डिजाइन बना देती है और उसी तरह अंजलि फैशन शो में चली जाती है और उसे इस तरह के लहंगे के यूनिक डिजाइन में देखकर हर कोई चौंक जाता है और इस तरह से अंजलि वो फैशन शो जीत जाती है और ज्योति के बॉस को भी उन दोनों पर यकीन हो जाता है और वह उन दोनों को अपनी कंपनी में एक बहुत ही अच्छा जॉब दे देता है और ज्योति को झूठ बोलने की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है और उस दिन के बाद से ज्योति को किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है और वहीं अंजलि शहर में अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाती है और अपनी माँ के साथ शहर में खुशी खुशी रहने लगती है। मरी हुई माँ के जादुई लंबे बाल। एक समय की बात है, दरियापुर नाम के एक गांव में रितेश अपनी पत्नी मंजू और बेटी रंजना के साथ रहा करता था।
उनका परिवार एक खुशहाल परिवार था। वो हंसते खेलते गाते अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन उनके इस हंसी खुशी वाले जीवन को किसी की नजर लग जाती है और मंजू को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और मंजू की मृत्यु हो जाती है। रंजना अभी 4 साल की ही थी। ऐसे अचानक माँ को खो देना उसके लिए आसान नहीं था। मंजू की मृत्यु के बाद अक्सर रंजना अपने पिताजी से बोला करती थी, पिताजी, माँ मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? वो हमारे साथ क्यों नहीं है? पिताजी, आप मम्मी को बोलो ना, वो जहाँ भी है जल्दी से हमारे पास आ जाए। मम्मी के बिना ये घर सोना सोना लगता है। रितेश जानता था कि रंजना अभी छोटी बच्ची है और उसे माँ की बहुत जरूरत है, इसलिए वो उमा नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। उमा की पहले से एक लड़की थी जिसका नाम अनुपमा था। अपने पिता और अपनी माँ की शादी से रंजना बहुत खुश थी, परंतु वो छोटी सी बच्ची ये नहीं जानती थी कि जिसके आने को लेकर वो इतना खुश है वही उसके दुख का कारण बन जाएगी। तभी रितेश उमा से कहता है, देखो उमा, मैं अपनी पत्नी मंजू से बहुत प्यार करता था और मुझे दूसरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं तुमसे दूसरी शादी इसलिए किया हूँ कि तुम मेरी बेटी रंजना को उसकी माँ की तरह देखभाल कर सको। देखिए जी, आपको ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। आज से रंजना मेरी बेटी है और उसका ध्यान मैं अपनी बेटी अनुपमा की तरह ही रखूंगी, बल्कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगी। इतना प्यार दूंगी कि वो भूल ही जाएगी कि उसने अपनी माँ को भी खोया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उमा। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और अब मुझे शहर के लिए निकलना है। ऐसा बोलकर रितेश शादी के 4 दिन बाद ही शहर के लिए निकल जाता है। रितेश का काम ही कुछ ऐसा था कि उसे एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, जिसका फायदा उमा भरपूर रूप से उठाती है। उमा रितेश के सामने रंजना को बहुत प्यार करती थी और वहीं दूसरी तरफ रितेश को शहर जाने के बाद उमा रंजना के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देती है। तभी एक दिन रंजना उमा के पास आती है और उससे कहती है, माँ, जैसे आपने अनुपमा दीदी के बाल में तेल लगाकर चोटी बनाई है, वैसे ही मेरी भी बना दो ना। देखो ना माँ, बिना तेल के मेरे बाल इधर उधर हो रहे हैं। रंजना की ये बातें सुनकर उमा अपने मन में सोचती है, वैसे तो ये मनहूस दिखने में इतनी सुंदर है और इसके बाल इतने काले और लंबे चमकदार है, और ऊपर से अगर मैंने इसके बालों में तेल लगाया और चोटी बनाई तो इसके बाल और भी ज्यादा लंबे हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी से ये ज्यादा सुंदर दिखे। उमा ये सब सोच रही होती है कि तभी रंजना फिर से बोल पड़ती है, माँ, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? चुपचाप चली जाओ यहाँ से। ना तो मैं तुम्हारे बाल में कोई तेल लगाने वाली हूँ और ना ही तेरी चोटी बनाने वाली हूँ, समझी? माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी माँ तो मुझे रोज तेल लगाकर चोटी बनाती थी। पिताजी ने कहा था कि आप मेरी माँ के ही बराबर हो। क्या ये सब झूठ था माँ? फालतू का बकवास मेरे सामने मत कर और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। चुपचाप चली जा। बेचारी रंजना अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे उमा का बर्ताव रंजना के लिए और भी बुरा होते चला जाता है और वो धीरे धीरे रंजना से घर का सारा काम करवाना शुरू कर देती है। उमा के डर से बेचारी रंजना अपने पिताजी से ये सारी बातें नहीं बता पाती है और उमा के अत्याचार को चुपचाप सहती जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है। अब रंजना और अनुपमा दोनों शादी के लायक हो जाती है। तभी एक दिन रितेश अपनी पत्नी उमा से कहता है, अरे उमा, किधर हो? जल्दी इधर आओ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। अरे कैसी खुशखबरी सुना रही हो जी? जल्दी बताओ जी, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अरे बताता हूँ, कल हमारी रंजना को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के के पिताजी इस शहर के बहुत ही नामी डॉक्टर है और लड़का भी बहुत ही सुंदर और सुशील है। लड़के के पिताजी ने मुझसे बतलाया कि उन्हें हमारी बेटी रंजना बहुत पसंद है, इसलिए वो हमारी रंजना को देखने के लिए घर आना चाहते हैं।
जी, डॉक्टर साहब तो बहुत ज्यादा अमीर है, उनके पास तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। हाँ वो तो है, आखिर हमारी रंजना बिटिया की किस्मत है ही इतनी अच्छी। रितेश की ये सारी बातें सुनकर उमा अपने मन में सोचने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी के रहते इस रंजना की बच्ची को इतने बड़े घर के बहू बनते नहीं देख सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इसे इतने बड़े घर के बहू बनने नहीं दूंगी। उमा ये सब बातें सोच ही रही होती है कि तभी रितेश कहता है, अरे उमा, तुम किस सोच में डूब गई? ज्यादा सोचो मत और कल की तैयारी करो, वो लोग कल ही रंजना को देखने आने वाले हैं। हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उमा एक साजिश रचती है और अनुपमा की मदद से रंजना के शैम्पू में जहरीला केमिकल मिला देती है, और जैसे ही रंजना शैम्पू अपने बालों में लगाती है, उसके सारे बाल गायब हो जाते हैं और वो पूरे तरीके से गंजी हो जाती है। लड़के वाले रंजना को देखने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही रंजना अपने कमरे में आती है और अपने आप को शीशे में देखती है, तो वो देखकर हैरान रह जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। लड़के वाले मुझे देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और मेरा ये हाल है, आखिर मैं उन लोगों के सामने कैसे जाऊं? इसके बाद रंजना हिम्मत करके उन लोगों के सामने जैसे तैसे जाती है, लेकिन रंजना को देखकर लड़के के पिताजी शादी से इनकार कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये सब देखते हुए बेचारी रंजना रोने लगती है। तभी रितेश कहता है, बेटा ये सब कैसे हो गया? रंजना कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उमा बोलती है, रंजना बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ये केमिकल वाले शैम्पू मत यूज किया करो, लेकिन तुम्हें तो अपने मन की करनी है। अगर तुम मेरी बात सुनती तो आज ये सब नहीं होता, लेकिन मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ ना, इसलिए तुम मेरा कहा हुआ क्यों सुनोगी? ऐसा नहीं है माँ, मैंने तो वही शैम्पू लगाया था जो मैं रोज लगाती हूँ। रंजना को ऐसी हालत में देखकर बेचारा रितेश वहाँ से चुपचाप चला जाता है और एक दिन उमा और उसकी बेटी अनुपमा हॉल में बैठकर आपस में बातें कर रही होती है। वैसे माँ, मुझे यकीन नहीं था कि ये आइडिया काम आएगा, लेकिन हमारा आइडिया ने तो धमाल मचा दिया। अरे बिटिया, हमने तो केमिकल ही ऐसा मिलाया था कि उस केमिकल से लोगों के शरीर का खाल उखड़ जाएगा, ये तो फिर भी बाल है। हाँ माँ, ये तो आपने ठीक कहा। वैसे भी इस मनहूस रंजना को अपने बालों पर बहुत ज्यादा घमंड था, और अगर इसकी उस घर में शादी हो जाती तो अपने आप को महारानी समझती। तभी वहाँ पर रंजना आ जाती है और दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद रंजना बोलती है, ये तो मुझे पता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं किसी बड़े घराने की बहू ना बन जाऊं, इसके लिए आप लोग ऐसी हरकत करोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। तेरे साथ हमने जो भी किया अच्छा ही किया, क्योंकि तुझे अपनी खूबसूरती का और अपने बालों का बहुत घमंड था। मैंने आप लोगों को इतना प्यार दिया और आपको अपनी माँ समझी और अनुपमा को अपनी बड़ी बहन, लेकिन आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर ये सारी बातें अभी पिताजी को पता चल गई तो आप दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो ये सारी बातें अपने बाप से बताएगी, तुझे तो मैं बोलने लायक ही नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी तेरी जवान आजकल ज्यादा ही चलने लगी है। ऐसा कहकर उमा और उसकी बेटी अनुपमा ने बेचारी रंजना की खूब पिटाई करती है। रंजना वहाँ से भागी भागी एक नदी के पास आ जाती है और आत्महत्या करने का सोच लेती है। रंजना जैसे ही उस नदी में कूदने जा रही थी, तभी उसकी स्वर्गवासी माँ की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है। अपनी माँ को देखकर रंजना फूट फूट कर रोने लगती है। ये तुम क्या करने जा रही हो बेटी? माँ, मैं क्या करूँ माँ? मेरे पास और कोई चारा नहीं है माँ। बेटी, मैंने तुम्हें इतना कमजोर तो नहीं बनाया था कि तुम इतनी जल्दी हार मान गई। माँ, आप तो जानती है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने आपके जाने का दुख भी सह लिया। पापा ने दूसरी शादी की ताकि वो मुझसे माँ की तरह प्यार करे। बहन भी ऐसी मिली जिसे मैं फूटी आँख न सुहाती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर मुझ पर बहुत अत्याचार करती है माँ।
और यहाँ तक कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्यारी थी, यानी कि मेरे बाल, वो भी उन दोनों माँ बेटी ने हमसे छीन लिया। अगर ये सारी बातें मैं पिताजी को बताऊंगी तो वो भी बेचारे टूट जाएंगे। अब आप ही बताइए माँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? तो चिंता मत कर बिटिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और रही बात बालों की, तो मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा सुंदर और लंबे बाल तुम्हें उपहार के रूप में देती हूँ। ऐसा कहते ही स्वर्गवासी माँ की आत्मा से एक तेज रोशनी निकलती है और सीधे रंजना के सर पर जाती है। और थोड़ी ही देर में रंजना के सर पर काले और लंबे सुनहरे बाल प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखकर रंजना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बिटिया, इस बार तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। इतना कहकर रंजना की स्वर्गवासी माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती है और रंजना भी वहाँ से घर जाने लगती है कि तभी उसे एक नदी में डूबता हुआ युवक दिखता है। रंजना जैसे तैसे लकड़ी का सहारा देकर उस युवक को बाहर निकालती है। जैसे ही उस युवक को होश आता है, अपने सामने इतनी सुंदर लड़की को देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है, आप कौन है? मेरा नाम रंजना है। मैं इधर से होकर गुजर रही थी, तभी मेरी नजर आप पर पड़ी और आप नदी में डूब रहे थे, तो मैंने आपकी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। अगर हो सके तो आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। इसके बाद रंजना उस युवक को लेकर उसके घर जाती है। रंजना जैसे ही युवक के घर पहुंचती है तो युवक का घर देखकर हैरान रह जाती है। उस युवक का घर बहुत ही बड़ा आलीशान बंगले की तरह था। घर पहुंचकर रंजना उस युवक से पूछती है, आप कौन हैं? क्या ये आपका घर है? रंजना, ये मेरा ही घर है और मैं इस शहर के राजा का इकलौता बेटा हूँ। इसके बाद रंजना वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो युवक रंजना को रोककर कहता है, रंजना जी रुक जाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रंजना, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लड़की देखी है, लेकिन आज तक तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी। रंजना जी, आप मुझे पसंद हो, क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? मुझे भी आप पसंद हो, लेकिन हमारी शादी हमारे पिताजी के मंजूरी से होगी। इसके बाद रंजना अपने पिताजी से ये सारी बातें बतलाती है तथा उस युवक के पिताजी रंजना के पिताजी से शादी के बारे में बात करते हैं और जल्द ही रंजना की शादी उस युवक से हो जाती है। ये सारी बातें उमा और अनुपमा को पता चलती है तो वो हैरान रह जाते हैं और वो रंजना का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। उधर रंजना अपने स्वर्गवासी माँ की दी हुई लंबे बालों की वजह से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।